गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सिविक्स का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेड 10th का, जो कि हमें ये बताता है कि डेमोक्रेसी में इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। क्या ये दोनों वर्ड आपको दिख रहे हैं? पावर शेयरिंग। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जो आपको ये बता देंगे कि इसका होना या ना होना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें यह समझने को मिल जाएगा कि पावर अगर हम शेयर करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, और अगर हम शेयर ना करें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर नेम इज पावर शेयरिंग। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर ओवरव्यू। बेटा हम एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करेंगे। ठीक है, 10th के बोर्ड्स एग्जाम के लिए मैथ्स को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट में एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। हम एसएसटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आप बना सकते हो, उसके नोट्स पढ़ सकते हो। कुछ बुक्स हैं जो आप एंड में यूज कर सकते हो सैंपल पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कंटेंट की, तो कंटेंट में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। बट लास्ट ईयर हमने फर्स्ट चैप्टर किया था 9th क्लास में। क्या नाम था उस चैप्टर का? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या चीज है और डेमोक्रेसी क्यों है। हमने ये चैप्टर तो अच्छे से कर लिया, लेकिन हम बात करेंगे ऐसे पहलू की, एक ऐसी बात की जो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बात करते हैं बेटा डेमोक्रेसी में हर पावर का डिवाइड होना, चाहे वो ऑर्गन के बेस पे हो चाहे वो लेवल के बेस पे हो। ऑर्गन सर ये क्या बोल दिया आपने? ऑर्गन है क्या मतलब है? क्या हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें? नहीं बेटा, एवरी गवर्नमेंट हैज ऑर्गन्स, और पूरे देश में ऑर्गन जो मैं बोलूं तो डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में इंडिया की बात करता हूं तो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडिया में। फिर आपके आते हैं स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट काफी न्यू कॉन्सेप्ट है। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें आपका लोकल गवर्नमेंट आ गया था, जिससे कारण इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो 2 टीयर से 3 टीयर स्ट्रक्चर बन गया था। आगे हम देखते हैं बेटा कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। दो पर्टिकुलर देश, दो ऐसे कंट्री जिसके बारे में अगर हम पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग होना जरूरी क्यों है, और पावर शेयरिंग अगर ना हुआ तो क्या क्या हो सकता है। ये दो ऐसे कंट्रीज हैं बेटा। एक है आपका यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है बेल्जियम। छोटा सा देश है, लेकिन वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री में से एक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है। प्लस प्लस वहां पे पर कैपिटा इनकम भी बहुत ही ज्यादा हाई है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये आपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एक ऐसे कंट्री की जो हमारी हमारी क्या है, वो पड़ोसी है बेटा, हमारा नेबर है, श्रीलंका, साउथ इंडिया में। ठीक है, तमिलनाडु से बिल्कुल अटैच्ड एक छोटी सी आइलैंड कंट्री जिसका महाभारत से लेकर रामायण तक पूरे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा क्या हो गया सर कि वहां पे चीजें थोड़ी बिगड़ गई। मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर में। चलिए बात करते हैं हम बेल्जियम की। बेल्जियम बेटा एक स्मॉल कंट्री है, यूरोप का बहुत छोटा सा कंट्री है। ठीक है, इसके जो एरिया है बेटा ये हमारे हरियाणा स्टेट से भी थोड़ा छोटा ही कह लो। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर है बेटा वो है आपका फ्रांस, नीदरलैंड्स और जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है बेटा 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ तो बेटा हमारे छोटे छोटे शहरों में होते हैं, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, द एथनिक कंपोजिशन। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट। बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था वो थोड़ा डिफरेंट है। और एथनिसिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं कल्चर की, मैं बात कर सकता हूं ट्रेडिशन की, मैं बात कर सकता हूं लैंग्वेज की।
मैं बात कर सकता हूँ रिलीजन की। इन चीजों में अगर हम बात करें तो लोगों के बीच में एथनिसिटी यानी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग होते हैं जो कि साथ रहते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन हमारे देश में भी एथनिक ग्रुप से वो सीधी सी बात है, अगर बेटा दो चार इंसान के ओपिनियंस अगर मैच नहीं करेंगे, उनके तौर तरीके मैच नहीं करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू हैपन। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्प्यूट्स भी होंगी, लेकिन डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को केटर करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। बेल्जियम की अगर मैं बात करूं बेटा, बेल्जियम की अगर मैं बात करता हूं, तो छोटी सी कंट्री है, लेकिन इनका एथनिक कंपोजिशन अभी हम डिस्कस करते हैं। ध्यान सुनना, 59% बेल्जियम में डच है। कौन है बेटा? डच। 59% बेल्जियम में डच है, 40% बेल्जियम में फ्रेंच है, और 1% आपके जर्मन हैं। ठीक है, 1% आपके कौन है? जर्मन हैं। ये मैप देखो बेटा, आप हम इस मैप पे अच्छे से स्टडी करेंगे, हम एथनिक कंपोजिशन समझेंगे एक्चुअल में है क्या वहां पे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये जो बेटा, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हम बोलेंगे कि यहाँ पे डच रहते हैं, और इस रीजन को हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेमिश रीजन। नीचे जो है ये है आपका एरिया जिसको हम बोलते हैं वेलोनिया रीजन। यहाँ पे आपके रहते हैं बेटा फ्रेंच लोग। कौन रहते हैं? फ्रेंच। ठीक है, और ये जो आपको थोड़ा शेडेड एरिया दिख रहा है, इन शेडेड एरिया में कौन रहता है? जर्मन्स रहते हैं। कौन रहते हैं? जर्मन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एथनिसिटी कह लो, फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन, जर्मन यहाँ पे 1% है, 59%, और यहाँ पे कितने हैं बेटा? 40%। कितने हैं यहाँ पे? 59%, यहाँ पे है 40%। सर क्लियर है? मेजोरिटी में कौन है? डच है। ठीक है, माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच है। इतना तो क्लियर हो गया हमें। थिंग्स गॉट लिटिल इंटरेस्टिंग व्हेन वी मूव फॉरवर्ड टू कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। कैपिटल का ये एरिया है बेटा, इस एरिया में, इस एरिया को हम बोलते हैं, इस कैपिटल का नाम है ब्रसेल्स। क्या नाम है बेटा? ब्रसेल्स। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ब्रसेल्स में किस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। रिसेंटली न्यूज में भी आया था। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट कि ब्रसेल्स में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, एंड इट्स अ बिग वन, रिमाइंड यू। ठीक है, सो ब्रसेल्स का एथनिसिटी बात करते हैं बेटा। ब्रसेल्स में 80% कौन है? फ्रेंच है, और 20% डच है। सर समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया? ध्यान सुनो, 59% डच हैं जो कि मेजॉरिटी में है, 40% फ्रेंच है पूरे बेल्जियम में जो कि माइनॉरिटी में, लेकिन कैपिटल का मामला एकदम उल्टा है। फ्रेंच वहां पे प्रॉपर मेजॉरिटी में है जो कि है 80%, और 20% डच है। बात यहां बिगड़ी नहीं, बात बिगड़ती है तब जब डच के अंदर एक काइंड ऑफ जेलिसी क्रिएट हो जाती है। किस चीज की जेलिसी सर? कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल बेटा, जो फ्रेंच सोसाइटी के लोग हैं या जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, ठीक है, ये लोग थोड़े से, मैं कह सकते हो कि प्रॉस्पेरस थे। दे वर वेरी प्रॉस्पेरस, दे वर रिच, दे वर elite class of people. They were prosperous, they were rich, they were elite, and they were kind of, dominating in terms of financial and in terms of political spectra of the Belgium. पूरे बेल्जियम में पॉलिटिकल और फाइनेंशियल फ्रंट पे फ्रेंच आगे थे। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिसहार्मनी अमंग द डच पीपल। डच लोगों को लगता था कि ये लोग हर चीज में आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे, जबकि देश में मेजॉरिटी में हम हैं। इनके बीच में बेटा एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, एक अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जो कि किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है।
तो बेल्जियम का केस स्टडी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई एम होपिंग कि आ गया होगा। हम बात करते हैं अब एक और कंट्री की। अभी हम बेल्जियम के केस को यहीं पे रोक देते हैं। लेट अस थिंक अबाउट सम अदर कंट्री ऑल्सो, जो भी हमारे चैप्टर में ही है, उसके बारे में बात करते हैं, हमें समझ में और चीजें आ जाएंगी। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं से स्टार्ट हो गया था बेल्जियम में। बेल्जियम ने कैसे हैंडल किया ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं एक और कंट्री की, इसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है बेटा? श्रीलंका। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू श्रीलंका। ये रहा बेटा श्रीलंका का मैप, प्यारा सा मैप है श्रीलंका का, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। छोटी सी कंट्री है, कम लोग हैं, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, एचडीआई रैंकिंग में अच्छे हैं। एचडीआई क्या होता है ये भी आपने इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर में किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसमें भी श्रीलंका की रैंकिंग इंडिया से बेटर है, हर चीज में श्रीलंका इंडिया से बेटर है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ना, नहीं, पर एक चीज में बेटर नहीं है, वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, या फिर काइंड ऑफ यू कैन से हम इंडियंस काफी ज्यादा सह लेते हैं चीजों को, ठीक है, हम जानते हैं किस तरीके से साथ रहना है, हमारे डाइवर्सिटी में भी बेटा एक यूनिटी है, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इंडिया। पर श्रीलंका में ऐसी चीज नहीं थी, और वहां पे चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, थिंग्स गॉट रियली रियली वर्स्ट। बात करते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका में बेटा ये आप नोटिस करो, ये जो रीजन है येलो, इस रीजन में सिन्हलीज लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? सिन्हलीज, जो कि सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं, और ये डोमिनेंटली बुद्धिस्ट है। कौन है बेटा? बुद्धिस्ट है। और ये मेजॉरिटी बिल्ड करते हैं श्रीलंका में, जो है टोटल 74%। ह्यूज ह्यूज, 74% बहुत होते हैं बेटा, 74%। वेयर एज ये जो आपको एरिया दिख रहा है ब्लैक कलर में और या ऑरेंज में या ब्राउन में, इसमें दोनों में रहते हैं तमिल्स। कौन रहते हैं बेटा? तमिल्स। तमिल्स है आपके 18%। बात यहाँ पे ये है कि 18% तमिल्स हैं, इसमें से दो पार्ट्स हैं, इसमें से 13% आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% आपके इंडियन तमिल्स हैं। सर ये डिफरेंस क्यों बेटा? वो जो एरिया है वहाँ पे फिशिंग वगैरह बहुत होती है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ है कि इंडियन तमिल जो पीपल थे वो श्रीलंका में फिशिंग हो या फिर इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए या फिर काम धंधे के हिसाब से वो लोग वहां गए और वहां पे सेटल हो गए, तो श्रीलंका तमिल्स भी वहां बहुत रहते हैं। तो ये जो दो पर्टिकुलर ग्रुप्स हमने देखे, बाकी आप बोल रहे हो सर अभी तो 100% नहीं हुए, सही बात है। बाकी जो 7 to 8% है बेटा, वहां पे क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स थे, पर इनका यहाँ पे रोल अभी हम ना ही माने तो सही रहेगा। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिन्हलाज और तमिल्स की है। बात बिगड़ी कहाँ? बात बिगड़ती है बेटा जब श्रीलंका इंडिपेंडेंस गेन करता है। जब श्रीलंका इंडिपेंडेंस गेन करता है कब? 1948 में। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंस गेन करता है। 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंस गेन करता है, तो हम एक चीज समझ सकते हैं, हम एक चीज समझ सकते हैं कि 1948 में श्रीलंका ने गेन की, उससे एक साल पहले हमने गेन की। तो काइंड ऑफ हम लोग का जो जन्म है श्रीलंका चाहे इंडिया एक साथ एक ही टाइम पे हुआ है, ठीक है। लेकिन इंडिया बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान की बात छोड़ी दो बेटा, मैं पाकिस्तान की बात करना ही नहीं चाहूंगा, बट हाँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर बता दूं पाकिस्तान के बारे में कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में एक भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल के टर्म पूरे नहीं किए। एग्जैक्टली, नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड और had completed their 5-year term. Yes, that's a big you can say loophole in their democratic, and they claim कि हमारी जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, जो कि कितना बड़ा सच है झूठ है वो हम बात नहीं करें तो बेटर है, ठीक है।
वैसे ही हर बार मूवी खाते हैं वो लोग, कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो इफ यू कम टू द श्रीलंकन पार्ट, श्रीलंका में बेटा तमिल्स और सिन्हलाज में थोड़े काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। कैसे? 1948 में दे गॉट इंडिपेंडेंस। 1956 में इलेक्शंस के बाद, अब सीधी सी बात है बेटा, इलेक्शंस में सिन्हला ने ज्यादा वोट दिया तो सिन्हलीज गवर्नमेंट बनी। अब जब गवर्नमेंट बनी है तो उनको तो सबके बारे में सोचना है। अगर मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के गवर्नमेंट बनती है, अगर सिर्फ उसी रिलीजन के बारे में सोचेगी तो डेमोक्रेटिक कहाँ है? डेमोक्रेसी नहीं है ना। एग्जैक्टली तो 1956 में एक एक्ट पास करती है श्रीलंकन गवर्नमेंट। इस एक्ट को हम बोल सकते हैं मेजोरिटेरियनिज्म एक्ट या मेजोरिटेरियन एक्ट। इस एक्ट में ऐसी ऐसी चीजें आई बेटा जिससे तमिल काइंड ऑफ बिल्कुल हिल गए सुनते ही, क्योंकि अपने ही देश में रह के इतना कुछ सह लेना बहुत गलत बात। 1956 में फर्स्ट पॉइंट, इन्होंने बेटा सिन्हला को या फिर सिन्हली लैंग्वेज को, सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया पूरे श्रीलंका में। ऑफिशियल लैंग्वेज, जितने भी गवर्नमेंट पोजीशंस थी, जितने भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं, सब सिन्हला के लिए रिजर्व कर दिया गया, काइंड ऑफ रिजर्वेशन। तीसरा, बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे। अच्छी बात है, करो, बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे। ये दो तीन चीजें ऐसी आई जिससे तमिल्स को अच्छा नहीं लगा। पूरे श्रीलंका में अगर कोई भी ऑफिशियल काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हला में होगा। आप इसका मतलब समझ रहे हो? इट इज इक्विवेलेंट इफ आई अनाउंस दैट एवरी अदर डॉक्यूमेंटेशन विल बी इन हिंदी ओनली। ना तो पंजाब में पंजाबी में होगी, ना कर्नाटका में कन्नड़ में होगी, ना तमिलनाडु में तमिल में होगी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या तमिलियन हिंदी जानते हैं? आंसर इज नो। तो श्रीलंका में भी यही हुआ भाई, उनको तो पता ही नहीं है सिन्हला कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। तमिलियंस कैसे जानेंगे? तमिलियंस का इतना कहना था कि हमारे लैंग्वेज का क्या, अगर हमें कुछ काम करवाना है या हमें पढ़ाई करनी है तो हम सिन्हला में कैसे कर सकते हैं? दैट इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि वो उसी देश के नागरिक हैं, उसी देश के सिटीजन है, उनके फादर हमेशा से वही रहते आए हैं। हम कैसे चेंज हो जाए भाई? क्वेश्चन मार्क है। तो तमिलियंस गए बेटा सीधा गवर्नमेंट के पास, उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमारे राइट्स का क्या, व्हाट अबाउट आवर राइट्स? सिन्हला गवर्नमेंट कहती है सॉरी, दिस इज व्हाट इट इज, we are going to follow whatever it takes to build a supremacy of Sinhala community। हम अपनी ही कम्युनिटी की सुप्रीमेसी रखेंगे, प्लस आपको मानना पड़ेगा कि वी आर द सुप्रीम कम्युनिटी और द मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसकी बात हमेशा चलेगी। ये तमिल जितने भी लोग थे बेटा, उनको बात चुप गई। उन्होंने 10 साल 15 साल उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, कोई भी सुनवाई नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं। एट द एंड बेचारों ने हार के हथियार उठा लिए, और ऐसा हथियार उठाया कि ऐसा सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में जो 2009 में जाके खत्म हुआ है। यस, 2009। ये एक्ट कब पास हुआ था बेटा? ये एक्ट पास हुआ था 1956 में। तब से लेकर 2009 तक इनकी स्ट्रगल कंटिन्यूअसली चलती रही। इमेजिन कि आज अगर श्रीलंका में इतने सिविल वॉर नहीं होते तो कहां तक पहुंच जाती श्रीलंका। बात आ रही समझ में? तो पावर शेयरिंग हमने बेल्जियम में क्या हुई, हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन श्रीलंका में तो नहीं हुई। और श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में हुआ सिविल वॉर। अपने ही लोग एक दूसरे को मारने में लग गए, इसको हम कहते हैं सिविल वॉर। ठीक है, बेल्जियम का केस स्टडी कैसे एंड हुआ, या बेल्जियम में ऐसा क्या अलग हुआ, या बेल्जियम ने ऐसा क्या किया जिससे वहां पे सिविल वॉर अवॉइड कर दी गई और कॉन्फ्लिक्ट भी सॉर्ट आउट हो गया, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।